भागलपुर। हर कदम सीटेड रूपी सफलता के लिए आपके साथ। आइए मित्रों, देखते हैं 5 जनवरी 2022 ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। बिल्कुल, जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। तरुण संघ के बच्चे वगैरह भी आपने सुना होगा, क्वेश्चन वगैरह आया हुआ है। इस संस्था के प्रधान तो राजेंद्र सिंह। ये तरुण भारत संघ ना 30 मई 1975 को स्थापित हुई थी। ये गैर सरकारी संस्था यानी कि एनजीओ के अंतर्गत चलती है। बोले तो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। 30 मई 1975। और राजेंद्र सिंह जो है इनके संस्थापक हैं। इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है, जल पुरुष भी कहा जाता है। आइए, मेधा पाटकर क्या है? मेधा पाटकर, तो मेधा पाटकर ना नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, और पीसी जोशी तो ये तो साम्यवादी आंदोलन वगैरह। पूरन जोशी जो है, पूरन चंद्र जोशी, ये तो साम्यवादी आंदोलन के आरंभिक नेता वगैरह हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, प्रथम महासचिव। चलिए अगला हमारा यहाँ पर तो उत्तर हो गया राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है दोस्त, भूमिगत जल के स्तर, भूमिगत जल, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, तो क्षीणता का मुख्य कारण यानी कि पानी के कम होने, नीचे पृथ्वी का लेयर जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। किस कारण से ऐसा हो रहा है? वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ पंपों का उपयोग। जी, यही तो है जो कि गहराई तक जाते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ तक, और नीचे से पानी निकालते हैं, और पानी वगैरह ऊपर भी बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं। कहना है, क्या वर्षा का पानी पूरा का पूरा धरती के नीचे चला जाता है? नहीं ना। वर्षा का वृक्षों का आवरण, वृक्ष वगैरह आवरण, तो इससे क्या हो जाएगा? वृक्ष कम होंगे तो वर्षा कम होगी, वृक्ष अधिक होंगे वर्षा अधिक होगी। लेकिन मेन फैक्ट कारण क्या होगा? क्षीणता का, कमी का। तो ट्यूबवेल, हाथ वाला पंप वगैरह, बोरिंग सिस्टम, समरवेल, मोटर, आपने देखा होगा प्रत्येक घरों में कितना ज़्यादा जल का दोहन किया जा रहा है। नदियों का रुख बदल रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं। ये तो कॉज वगैरह दे दिया है। बोल रहा है क्षीणता का कारण क्या है कि भूमिगत अर्थात वाटर, जो ग्राउंड वाटर है पृथ्वी के अंदर, आपने चापाकल गड़ाया होगा, 200 फीट 300 फीट नीचे से पानी निकलता है। तो 200-300 फीट पूरा करने के लिए क्या करना होगा? भूमिगत जल, वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग। प्रत्येक छतों पर एक पाइप धरती के गर्भ तक लगाना होगा। पाताल तोड़ कुओं का निर्माण करना होगा, यानी कि पाताल बोले तो धरती की गहराई तक जाने वाला पाताल तोड़ कुआं। चलिए, हमारा उत्तर सी नंबर। अगला प्रश्न है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन जो होता है, तो मेन कारण क्या है? तो देखिए, नाइट्रिक एसिटिक, ये सल्फ्यूरिक, सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तो कारण होता ही होता है, ठीक। अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन जो होता है, और नाइट्रिक एसिड होता है। क्या? नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या कारण है? मुख्य रूप से अम्ल वर्षा के मुख्य कारण होते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या वर्षा की बूंदों के रूप में, मतलब भाप के साथ उड़ते हुए बादल वर्षा की बूंदों के रूप में आते हैं, जलवाष्प के भी कण बन जाते हैं, और शरीर पर या बिल्डिंग धरोहर पर पड़ने के बाद एसिडिक
वर्षा के रूप में प्रकट होते हैं। ताजमहल का पीला होना इसका उदाहरण है, तो याद रखेंगे। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। अलवण यानी कि पृथ्वी पर 29% भाग में स्थल मंडल है यानी भूमि, और 71% क्या है, वाटर है। तो पीने योग्य पानी मात्र 1-2% है, बाकी सभी लवण वाला नमकीन पानी है, महासागरों के रूप में, सागर के रूप में नमक वाला लवण वाला वाटर है, जो कि पीने योग्य नहीं होता है। तो यही प्रश्न है हमारा कि कुल उपलब्ध अलवण जल निम्न में से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है, यानी कि अलवण जल तो क्या हमारा हिम नदी, ग्लेशियर्स। अलवण जल की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा है ना, मतलब लगभग जो है ना, ताज़ा जल जो होता है वो पीने वाला 2.7% है, मात्र 2.7%। ध्रुवीय प्रदेश जो ग्लेशियर हैं, हिम वगैरह के रूप में विद्यमान हैं, पीने योग्य पानी ग्लेशियर्स, इसीलिए हमारा उत्तर, जिसमें लवण नहीं होगा। शेष बाकी जो बच गया अलवण जल भूमिगत के रूप में नदी, तालाब, झील आदि में पहुंच जाता है, नदी में, झरने में, जलप्रपातों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा उत्तर सी नंबर, ग्लेशियर। 65 नंबर प्रश्न है, जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिल्कुल सभी को अपने आप में घुला देता है, घुलनशील है ना, ये तो सही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, सभी पदार्थ को अपने आप में यह घुलनशील कर लेता है। ठीक। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है सर्वाधिक। हाँ, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। कितना डिग्री? 4 डिग्री। इसीलिए यह गलत हो जाएगा, सी नंबर। डी, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, जल में विद्यमान है। सही बात है। गलत क्या था? सी नंबर विकल्प, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सी। हाँ, और ये घनत्व ना, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ना सबसे कम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है जल का घनत्व, डेंसिटी, और 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है डेंसिटी। और जल का जो आयतन होता है वो मिनिमम, न्यूनतम, तथा घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। क्या सुना आपने? जल का वॉल्यूम सबसे निम्न, जल का वॉल्यूम, आयतन जो होगा सबसे निम्न 4 डिग्री सेल्सियस पर, और घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर होता है। याद रखें, फैक्ट। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है हमारा, कहता है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा, चाचा परिवार के साथ रहते हैं। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। देखिए, पूरा भरा पड़ी परिवार है, यानी कि संयुक्त परिवार है। क्या? तो यह कैसा परिवार है? जॉइंट फैमिली है। ठीक है, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, इसके बारे में चैप्टर में दिया गया है ना। देखिए, मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है। अब बताइए, मातृवंश परिवार जिसमें मम्मी मुखिया रहती है, दादा दादी, दादा नहीं दादी, नानी, मतलब मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक नहीं, तो क्या उसको आप ये परिवार के बारे में इसमें कहेंगे? ये तो परिवार की विशेषता दी जा रही है। और 4 नंबर हमारा उत्तर, बी,
कहता है पितृवंश परिवार, अब पिता वाला, शासन करने वाला, पिता ही मुखिया होगा, मेन आदमी होगा घर में, जिसकी हुकूमत बातचीत मानी जाएगी। तो ऐसा भी नहीं, एकल परिवार के बारे में बोल नहीं रहा है, यहाँ संयुक्त परिवार की बातें हैं। डी नंबर, इसमें देखिए संयुक्त परिवार का बात है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पैने चपटे। लीजिए, ये तो जो है ना, किसके दांत के बारे में बोला जा रहा है? ये गाय के दांत होते हैं, पैने चपटे टाइप के होते हैं, है ना। तो घास एवं शाक सब्जी वगैरह खाएंगे, ग्रास एंड हर्ब्स, क्या हो जाएंगे वो? शाकाहारी, हर्बीवोरस। पैने चपटे चौड़े, आगे के दांत के पशु ना, भोजन के लिए दूसरों पशु के तो ये पैना वाला, चपटा वाला, ये जो ना घास शाक सब्जी वगैरह, ठीक। आगे के दांत वाले पशु के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। चौड़े, ये पशु निम्न में कौन सी खाद्य सामग्री प्राथमिकता चुनेंगे? तो घास शाक वगैरह, गाय के आगे के दांत जैसे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जो पौधे खारे जल, खारा जल आ गया ना, हमने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। साल्टी जो होते हैं, साल्ट वाले, तो साल्टी जगह पर पाए जाते हैं, है लवणोद्भिद कहा जाता है, लवण, हेलोफाइट कहा जाता है। क्या? हेलोफाइट, लवणोद्भिद हमारा उत्तर हो जाएगा, लवण वाले एरिया में पाए जाते हैं। और समोद्भिद, मीजोफाइट किसे कहते हैं? जो मतलब जहाँ जलवायु ना तो बहुत ज़्यादा शुष्क होगी, सूखी, और बहुत ज़्यादा नहीं गीली होगी, नमी वाला, मतलब समोद्भिद, समान होगा। कैसा होगा? समान, समोद्भिद, मीजोफाइट। तो गेहूँ, चना, मक्का, गुड़हल, ये सब के उदाहरण हैं। पौधों में शाक, झाड़ी, वृक्ष वगैरह, ये सब समोद्भिद में वाले जगह में। मरुद्भिद, नाम से स्पष्ट है, मरुस्थल में पाया जाएगा, जहाँ काफ़ी सूखा वाला स्थान रहेगा। नहीं, नागफनी पौधा, घिकवाड़, एलोवेरा वगैरह, ये सभी उदाहरण होंगे। आतपोदभेद, हेलियोफाइट या हिलोफाइट, तो हिलोफाइट वैसा पौधा जो प्रकाश में अच्छी तरह विकसित होगा, सूरजमुखी का पौधा वगैरह, है ना। आतपोदभेद किसे कहते हैं? जहाँ पर सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, चैप्टर में तो पढ़ाते ही हैं। चलिए यहाँ हमारा हो जाएगा 1 नंबर, हेलोफाइट, खारे पानी, लवणभेद, लवण वाला, हेलोफाइट। देखते हैं दोस्त अगला प्रश्न आपका, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, यानी कि कोई भी चित्रकारी, पेंटिंग, जो चित्रण, कथा का चित्रण करते हैं, जिनमें केवल प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? प्राकृतिक कलर का। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। क्या? चित्रकाठी। महाराष्ट्र में क्या? वर्ली चित्रकला होती है, वर्ली चित्रकला, और चित्रकाठी भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है, जहाँ पर चित्रों के माध्यम से कथा, बातों को प्रकट किया जाता है। तो महाराष्ट्र किसके लिए? वर्ली चित्रकारी, चित्रकाठी। कश्मीर किसके लिए? तो कश्मीर में जम्मू चित्रकला। आंध्र प्रदेश कलमकारी, आंध्र प्रदेश कलमकारी, वही आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली कलमकारी, है ना। राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला। कैसा? मेवाड़। नेक्स्ट बढ़े आगे, यहाँ उत्तर 1 नंबर, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ गद्दी जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। हाँ, इसके अलावा भी और बहुत सारी जनजाति, लाहौल जनजाति, गुर्जर जनजाति पाई जाती है। गुर्जर फिल्मों में देखा होगा आपने। अच्छा, संथाली जनजाति झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम वगैरह, संथाली जनजाति। अब बात करें गोंड जनजाति, वही नग्न जो रहती है, गोंड जनजाति मुख्यतः 13 राज्यों में है ये,
है ना। छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य में मुख्य रूप से गोंड जनजाति। अच्छा, सहाविया, सहरिया होता है, सहाविया जनजाति, ये राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है, घूम घूम के घुमंतू बोटिया की तरह राजस्थान में मुख्य रूप से। चलिए, उत्तर यहाँ पर बी नंबर, गद्दी जनजाति, गद्दी ट्राइब, हिमाचल प्रदेश की बात है ना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन? तो मिजोरम चेराओ नृत्य, बांस नृत्य, बैम्बू डांस भी जिसे कहते हैं। यहीं पर तो लॉटरी खेती, टिन खेती, ट्रांसफार्मिंग कृषि, सीढ़ीदार खेती। चलिए, यहाँ हमारा हो गया क्या? चेराओ नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा ये सतरिया नृत्य ना असम का लोकप्रिय है। रऊफ होता है, रऊफ डांस, ये जम्मू कश्मीर का है। और गरबा तो गुजरात का होता है। गरबा कहाँ का? गुजरात का। चेराओ या बैम्बू डांस, बांस नृत्य, ये आपका मिजोरम का है। ठीक, अगला, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा सबसे बड़ा रेल मार्ग है? तो सबसे बड़ा रेल मार्ग ना आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी लगभग 4233 किलोमीटर है। विवेक एक्सप्रेस चलती है, याद आया कुछ? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। और चलिए ठीक है, यदि भारत का रेलवे नेटवर्क बात करें तो 65,000 किलोमीटर लगभग लंबा है। और दुनिया में यह चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रूस, रेल नेटवर्क की बात करें तो। नेक्स्ट दोस्त, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ? ये भी पूछने वाली बात है, बता। 2003 ईस्वी में हुआ था। कल्पना चावला 1 फरवरी 2003 ईस्वी को अंतरिक्ष यान से वापस लौटते वक्त हुआ था, है ना। हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। कौन? कल्पना चावला। हरियाणा के करनाल में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी ये कल्पना चावला। 1 फरवरी 2003 में निधन हो गया। नेक्स्ट, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाने विभिन्न स्थान के चुनाव में कौन सा पक्षी? तनों में। तो तनों में कौन? सकड़खोड़ा, सनबर्ड पक्षी, कौवा, बसंत गौड़ी, दर्जिन चिड़िया। तो कौन सा पक्षी साहब? मार दीजिए आपका उत्तर, बसंत गौड़ी, बारबेट पक्षी बसंत गौड़ी। बसंत गौड़ी क्या करता है? खोह में, पेड़ के तना में गहरा छेद बनाकर घोंसले बनाता है। और कौवा की बात करें तो पेड़ की ऊंची डाली पर, पेड़ का सबसे ऊंची। और चील का बात करेंगे तो उस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा पेड़ है। चील में क्या? उस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा पेड़ है, माने यहाँ जे सबसे ऊंचा पेड़ भई ना, ओकरे पे अंडा दई घोंसलवा। बात बुझ गई नी? हाँ। कौवा पेड़ के ऊंचा डाली पर। अच्छा, सनबर्ड, सकड़खोड़ा, इस सकड़खोड़ा में है छोटा छोटा झाड़ी के डाली पर, छोटका पेड़ झाड़ी डाली पर लटकता हुआ घोंसला, लटकता हुआ लालटेन जैसा। हाँ, ये वही सकड़खोड़ा है। भीसी बच्चा है एकदम, एकरा हल्का में मत लीजिएगा। सनबर्ड, सकड़खोड़ा। चलिए ठीक। दर्जिन चिड़िया नाम में से टेलर है, दर्जी है, सी करके, पत्तों को सी करके, हाँ, उसमें थैला टाइप का बना देता है पत्ते को, वही बीचों में अंडा देगा। बात बुझे जी? चलिए, उत्तर हो गया यहाँ बी नंबर, बारबेट पक्षी बसंत गौड़ी। बसंत गौड़ी क्या करता है? पक्षी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं। बारबेट, बसंत गौड़ी। चलिए, बढ़ जाए। यस, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी, अब देखिए विटामिन सी का भरपूर मात्रा, तो विटामिन सी का भरपूर मात्रा कहाँ से प्राप्त होगा? तो खट्टे पदार्थों से, ब्रोकोली वगैरह से भी प्राप्त होगा। एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, रासायनिक नाम विटामिन सी,
है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, संक्रमण से लड़ने के लिए जो है ना ताकत देता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है। ठीक, WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल्स, वही श्वेत रक्त कणिकाएँ कोशिकाएँ जो होती हैं, उसको संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी मजबूत बना देता है, तो यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में ताकत प्रदान करता है। डी नंबर। कौन? विटामिन सी। कोरोना काल में विटामिन सी खूब ले रहे थे ना, नींबू का दाम तब से ना 10 रुपया जोड़ा बन गया, याद आया? हा। चलिए, आवश्यक निर्माण है अस्थियों को, हड्डियों को, विटामिन डी वाली बात थोड़ी हो रही है। चलिए, डी नंबर। नेक्स्ट कहता है जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थी इस पर विषय पर चर्चा के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस? आखिर उद्देश्य क्या है दोस्त? तो उद्देश्य क्या है? पाचन, वैज्ञानिक प्रत्यय। देखिए, हायर लेवल वाला बात 5 क्लास के बच्चों वाला उम्मीद रखिए ना आप। वैज्ञानिक दृष्टिकोण चिंतन डेवलप करना कहाँ से भला होगा? हाँ, कल्पनाशीलता तो सही है, लेकिन पाचन क्रिया पर केवल फोकस कर रहा है। और वैज्ञानिक प्रत्यय, प्रत्यय माने कॉन्सेप्ट, दृष्टिकोण के विषय में विद्यार्थी की कल्पनाशीलता। अच्छा, इससे दमदार देखिए बी नंबर, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने के लिए सही उत्तर, तो बच्चा गलती नहीं करेगा ना। और यकीन मानिए, गलती नहीं किया ना बच्चा तो फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर भी नहीं कर पाएगा। गलतियां करना बहुत अनिवार्य है जीवन में, गलतियां पिलर्स का काम करती हैं। थॉर्नडाइक ने दिया भी तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, एरर एंड ट्रायल मेथड, है ना, प्रयत्न एवं भूल। चलिए, सी, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचार का अन्वेषण करना। अंतर्बोधीय विचार यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग भीतर ही भीतर है बच्चे में, तो बच्चे के भीतरी स्टूडेंट को जगा देना, इंट्यूटिवनेस को, अंतर्बोध विचार क्षमता का अन्वेषण यानी खोजना, बेहतरीन विकल्प ऑल ऑफ दी, जिसके द्वारा विद्यार्थी में विचारों की कल्पनाशीलता। अब देखिए, 1 नंबर उत्तर मारने वाले, क्या सी नंबर आपको 2 गुना 3 गुना बेहतरीन नहीं लग रहा है 1 नंबर से? लग रहा है ना दोस्त? उससे भी ज़्यादा दमदार उत्तर है। नेक्स्ट, कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय म्यूजियम की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रक्रियात्मक कौशल का प्रोत्साहन मिलेगा? तो कौन सा भ्रमण के लिए ले गया? आज भी हमने चर्चा किया, तो अवलोकन कौशल तो होगा ही। अवलोकन कौशल, अवलोकन नहीं होगा ना दोस्त, तो वर्गीकरण कहाँ से, विश्लेषण कैसे? अवलोकन माने विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण, दृश्यावलोकन, दृश्यमानीकरण, देखा देखी करना। और सबसे पहले देखना है जरूरी, यदि संग्रहालय गए तो तब ना वर्गीकरण होगा। अच्छा, संप्रेषण, हिंदी की कक्षा तो है नहीं, भाषा की कक्षा। नक्शा बनाना, मापन करना, सबसे पहले तो अवलोकन, मॉडलों का निर्माण, मेकिंग मॉडल्स। तो क्षेत्र भ्रमण पर गए, प्रक्रिया में मॉडल, और संग्रहालय की यात्रा किए तो अवलोकन, अवलोकन करना, विजुअलाइज करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा सर्वाधिक रूप में। नदी, तालाब, खंडहर, पोखर, लाल किला घुमाने ले जाते हैं तो बच्चे अवलोकन करते हैं, मैंने देखना, गौर से, निरीक्षण, सर्वेक्षण, सर्वे। सी नंबर उत्तर हमारा बेस्ट। अगला प्रश्न है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी जी। तो क्रियाकलाप, ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा ये सब लाने के लिए कहती हैं।
छात्रों से यह सब चीज़ें लाने के लिए कहने का सर्वोत्तम रीजन क्या है, कारण क्या है आखिर? तो प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बच्चों को घर से मंगाते हैं। बताइए, एकदम उपलब्ध नहीं है। और बी नंबर देखते हैं, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवार का शामिल करने की आवश्यकता। सी नंबर, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। छात्रों को क्या करना? सम्मिलित करना। बिल्कुल, छात्र का पूर्व नॉलेज जो है, घर से जुड़ा हुआ उपकरण मंगाया, घर से जुड़ी हुई वस्तुएं मंगाई, नींबू चीनी वगैरह, तो बच्चे के घर से भी परिवेश से जोड़ करके सिखा दिया। और प्री नॉलेज से, बच्चे के पूर्व अधिगम से उसके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो पाता है। घरेलू वातावरण से जोड़ दिया गया। तो सी नंबर विकल्प, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे मतलब छात्र पूरे एक्टिव होकर के आएंगे, क्योंकि उन्होंने सामान जो लाया है घर से, जिससे उनके ज्ञान का निर्माण क्या होगा? आसानी से हो सकेगा। बच्चे पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। स्थानीय ज्ञान मतलब मातृभाषिक परिवेश, उनके घर का परिवेश, वहीं से ना वस्तु लाए, तो स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। सी और डी हमारा उत्तर। 1 और 2 देखिए, आपको लगता है उत्तर? चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा, निम्न में कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? ईवीएस का थीम तो क्या हो जाएगा? चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। बी नंबर हमारा। 6 गो मुख्य थीम है ना, परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। बी नंबर उत्तर। नेक्स्ट नंबर कहता है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या करिकुलम के अनुसार विद्यार्थी को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति सेंसिटिव, संवेदनशील मतलब जागरूक बनाया जाता है। पहचान करें निम्न में से सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, वर्ग यानी जाति में भेदभाव, अस्पृश्यता, निम्न जाति, उच्च जाति, तो पाठ्यचर्या में लिया गया है सामाजिक मुद्दों के रूप में। 1 नंबर को। दहेज प्रथा के बारे में नहीं है, मतलब हमारे चैप्टरों में आप देखिएगा नहीं मिलेगा। बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, जी नहीं, इसके बारे में। जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा के बारे में नहीं है, ठीक है, घरेलू हिंसा। तो बाल मजदूरी के बारे में और वर्ग असमानता के बारे में क्या है? पाठ्यचर्या में लिया गया है। संवेदनशील बनाना किसके प्रति? वर्ग असमानता के प्रति, हमारा 1 नंबर विकल्प। मतलब 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में आपने देखा होगा पुस्तकें जो चलती हैं, और दूसरा ईवीएस का जो पाठ्यचर्या करिकुलम है उसके अनुसार तो बच्चों को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। तो पहचान करना है सामाजिक मुद्दा जो पाठ्यचर्या में करिकुलम में लिया गया है। तो बाल मजदूरी एवं क्लास इन इक्वालिटीज़, ना सबको समानता का अधिकार देना है, तो असमानता के बारे में दिया गया है। इनके प्रति बच्चों को क्या करना है? जागरूक बनाना है, अवेयर बनाना है, सेंसिटिव, संवेदनशील बनाया जाए। और एनसीएफ 2005 के अनुसार ये शामिल किया गया है। पर्यावरण मुद्दा, लिंग भेदभाव, उत्पीड़न मुद्दा, अनैतिक व्यवहार, ये सारी चीज़ें है ना। अच्छा, मानवीय अधिकार, समानता, न्याय मूल्य के लिए सम्मान विकसित किया गया है। चलिए 1 नंबर हमारा हो जाएगा उत्तर यहाँ पर। अगला प्रश्न है 81, कहता है निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? सबसे उपयुक्त विशेषता पाठ्यपुस्तक का सबसे उपयुक्त क्या? बहुत सारी जानकारी दी गई हो, विषय वस्तु के माध्यम से समाज के रूढ़िवादी धारणा और पूर्वाग्रह पर ध्यान केंद्रित किया गया। बताइए, पूर्वाग्रह और किया जा रहा है, जेंडर बायस, लिंग भेदभाव, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से मैंने सचेत रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास है। बहुत बेहतरीन। रटने को हतोत्साहित, निरुत्साहित, डिस्कवरेज करना, द बेस्ट। बढ़ावा देना नहीं, प्रोत्साहित नहीं, इनकवरेज नहीं, डिस्कवरेज कहा रहा है। तो सी नंबर हमारा उत्तर।
डी, सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्यपुस्तक, केवल पाठ्यपुस्तकें ही उपयोगी हैं। गलत। सी नंबर, सचेतन रूप से इस्तेमाल, किसका? हतोत्साहित करने का। नेक्स्ट, ईवीएस के पाठ्यपुस्तकों में कहानी एवं वर्णन का उपयोग सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? कहानियों के माध्यम से बच्चों में जागरूकता, कल्पना परखता आती है, बच्चे चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, सृजनात्मकता आती है। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव करते हैं, यानी वास्तविक रूप में एम्पैथेटिक बोले तो वास्तविक रूप में बच्चे ना जुड़ जाते हैं। बी नंबर, विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है, स्वयं ही आनंद आता है। अब बताइए, आनंद के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, घर में सामान वगैरह नहीं था, मज़ा लेने के लिए आया हुआ है बंदा। रुचि का सिद्धांत वो सही है, रोचकता के साथ पढ़ाना, लेकिन आनंद आता है खुद ही। अब ये कोई बात हुई भला? कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली है क्या? टीचर सेंटर्ड नहीं है ना, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड है। शिक्षकों को आसान लगता है तो उससे बच्चों को क्या लेना देना? क्या ऐसे विकल्प का उत्तर चुनेंगे? शिक्षिका विषय वस्तु यानी कंटेंट को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं, माने कहानियों के माध्यम से। तो कारण क्या है? नाटक, नुक्कड़ नाटक करवाने में आसानी से रूपांतरित कर पाएंगे। फिर वही बात है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली कहाँ नजर आ रही है? हमारा दमदार उत्तर 1 नंबर, कहानी अथवा वर्णन, अथवा मतलब या कहानी या वर्णन, कहानियों में वर्णन ही तो होता है, में पात्र के साथ विद्यार्थी ना अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ तदानुभूति यानी कि स्वाभाविक ओरिजिनल फीलिंग महसूस करते हैं। सो ए विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस? निम्न में किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? क्या बोल रहा है? मूल्यांकन, परीक्षा लेना, जांच लेना, बच्चों ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त कर पाए, शिक्षक कहाँ तक बेहतरीन मदद कर पाए, सिखा पाए। तो आप प्रति माह, 6 माह, वर्ष के अंत में, मतलब ऐसा कोई नियम थोड़े है, प्रतिदिन जब टीचर को ज़रूरत हो तब एकदम मूल्यांकन कर लेना चाहिए। मौखिक रूप में कुछ प्रश्न पूछ लिए, लिखित रूप में टेस्ट ले लिए बच्चों का, चैप्टर पढ़ाया और बच्चों से पूछताछ करने लग गई, तो 1 नंबर प्रतिदिन। नेक्स्ट, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। अब लीजिए, शिक्षिका को शांत कक्षा पसंद है, भला ये चीज़ें बच्चों के लिए लाजमी होगा? नहीं ना। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन होगा, डिमोरलाइजेशन होगा, डिप्रेशन, तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रह जाएंगे? हाँ, तो बहुबुद्धि, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना, सहपाठी द्वारा सीखना, पीयर लर्निंग। एक दूसरे से बातचीत करेगा ही नहीं बच्चा, तो भला दूसरे व्यक्ति से, विद्यार्थी मित्र से सीख पाएगा? इसी को तो पीयर कहते हैं, सहपाठी द्वारा सहयोगात्मक गतिविधि से सीखना, और इसी से वंचित रह जाएगा बच्चा, है ना। कक्षों की कक्षा ना अधिगमकर्ता केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित जिसे कहते हैं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक एवं अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी, उसके बीच वाद विवाद होना चाहिए, चर्चा में शामिल होना चाहिए, तब प्रभावशाली होता है पढ़ाई। और दोनों ही क्या होने चाहिए? सक्रिय होने चाहिए, एक्टिव, गतिशील। कक्षा को सामाजिक क्षेत्रों से जोड़ करके सिखाया जाना चाहिए, खेल, कहानी, प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। चलिए, हमारा उत्तर पीयर लर्निंग से वंचित रह जाएंगे बच्चे। अगला प्रश्न है, कहता है शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में कौन सी युक्ति विद्यार्थी के आकलन के लिए
सही है। आकलन असेसमेंट के लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में कदापि नहीं। ऐसे बच्चों में केवल सही गलत को जान लेना बेस्ट मूल्यांकन का उदाहरण नहीं हो सकता। केवल सही गलत, तब तो बच्चे ने चोरी भी कर लिया होगा। रे 1 नंबर का बताओ ना, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो केवल सही गलत के रूप में, कदापि नहीं 1 नंबर। उत्तरों में छात्रों के मूल विचार, देखिए मूल विचार प्रकट हों। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा? तो गुणों का वर्णन करेगा, अपने विचारों को प्रकट करेगा। बी नंबर द बेस्ट। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, बिल्कुल गुणात्मक होना चाहिए। कैसा? फॉर्मेटिव होना चाहिए, सम्मेटिव वाला नहीं। सम्मेटिव, फॉर्मेटिव रचनात्मक, और जिसे निर्माणात्मक भी बोलते हैं। और सम्मेटिव योगात्मक आकलन, योगात्मक नंबर आदि का जुड़ जाना। चलिए, तो हमारा हो गया उत्तर बी और सी। बोले तो सी नंबर विकल्प। नेक्स्ट, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति, कौन सी तरकीब छात्रों में अन्वेषण माने खोजबीन करना, इंक्वायरी बेस्ड, खोजी विधि, ह्यूरिस्टिक अन्वेषण विधि, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो दिया था, डिस्कवरी मेथड, प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। तो कौन सा? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के छात्र क्या खाएं, अनुदेशन, ऐसा इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन के आधार पर रटा मारा जा रहा है, रटा मरवाया जा रहा है, रट्टा। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। अलग अलग प्रकार का भोजन है, उसको इकट्ठा करो। भोजन के विभिन्न स्रोतों के चिन्ह दिखाना। खाली जो है ना, सोर्स ऑफ फूड वेरियस टाइप का, कहाँ से आता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट, छात्रों के परिवार समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता, यानी अलग अलग प्रकार का हर भोजन, पसंद किसको क्या है और किसको ना पसंद है, चर्चा के लिए प्रेरित करना। आ गया ना चर्चा में शामिल होना। और परिवार, समाज, समुदाय, सब तो आ गया 4 नंबर में। डी नंबर हमारा द बेस्ट होगा उत्तर। बताइए किनको नहीं समझ में आया? बी नंबर होगा दोस्त द बेस्ट उत्तर। बिल्कुल आप कहेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, रोनाल्ड रॉस क्या मलेरिया परजीवी का टीका खोज निकाला था ना। कुनैन की गोली तैयार की जाती है सिनकोना वृक्ष के छाल से। केरल में सर्वाधिक पाया जाता है ना, दक्षिणी एरिया में सिनकोना वृक्ष की छाल। तो रोनाल्ड रॉस, तो ये जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया स्थान देना उचित होगा। तो विद्यार्थी को खोजने के लिए प्रेरित करना, क्या खोजने के लिए प्रेरित करना, ए बी और सी। ये देखिए ना, खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थी को मलेरिया मच्छर के साथ संबंध को जोड़ने में सहायता। अब वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इस दृष्टिगत करना, यानी कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो जाना। तो डी नंबर हमारा तीनों ही उत्तर सही होगा। चैप्टर में देने का यह रीजन क्या है, तो तीनों रीजन हो सकता है। नेक्स्ट 88, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना, यूनिट प्लानिंग, इकाई योजना, एक एक करके चैप्टर वाइज जो आप करते हैं, सबसे उचित विशेषता पहचानिए, सबसे ज़्यादा उचित विशेषता। तो ए, विद्यार्थी को खोज के लिए प्रेरित करना, किसके लिए? इंस्पायर स्टूडेंट्स टू टेक अप रिसर्च, खोजी बना देना। नन्हा अन्वेषक माने साइंटिस्ट, खोजकर्ता। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलाप का ब्यौरा देना, डिटेल देना। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। देखिए यही तो हमारा ये हमारा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में इकाई योजना सबसे उचित विशेषता। तो यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। भला ऐसा है क्या? 10 कम से कम। हाँ, प्रत्येक पाठ का खंड वाइज करना, प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने के कलापों का ब्यौरा देना, डिटेल। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, यानी कोई भी कंटेंट है ना, बड़ा भूभाग है, उसको खंड खंड करके बच्चों को कैसे हम लोग टीचिंग करते हैं, यही हमारा सी नंबर होगा। इकाई योजना
सबसे उचित विशेषता ये जो होती है कि कोई भी विषय वस्तु है, बड़ा भाग, उसको गहनता के साथ प्लानिंग करवाया जाता है, प्लानिंग करके बच्चों को सिखाते हैं। इकाई योजना मतलब चैप्टर वाइज करके, खंड खंड करके, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है ना, स्पष्ट नॉलेज, क्लियर नॉलेज देना बच्चे को, क्रियाकलाप करवाना, अनुभवों के साथ संगठित करते हुए, जोड़ते हुए, परस्पर संबंधित करते हुए बच्चों को व्यवहारवादी बना देना। कैसा? तो अवधारणाओं को प्रकट कर देना, क्लियर कर देना, स्पष्ट अवधारणा, कॉन्सेप्ट। कम से कम 10 पाठ, क्यों 10 का है, 20 ले लो, 15 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है, 11 नहीं हो सकता है, ये कोई भला मजाक हुआ? मतलब लेसन यूनिट प्लानिंग कहते हैं किसको है, बोल तो ये रहा है। तो किसी बड़े भूभाग को छोटे छोटे पार्ट में करके बेस्ट इफेक्टिव रूप में जानकारी आप दे देते हैं। यूनिट कर देना, यूनिट प्लान थोड़ा सा तोड़ के देखिए ना, ऐसे भी समझ जाइएगा। सी नंबर उत्तर 89, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थी को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? भाषा सीखने में कठिनाई हो रही है, ओके, तो देखिए, तो क्या करेंगे, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, बड़े बड़े अक्षरों में जो है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं मूर्त वस्तु दिया गया है, स्पर्शनीय। अवधारणा की व्याख्या, बड़े बड़े चित्र, अब लीजिए, चित्र ठोस वस्तु, ये वाला स्पर्शनीय है, इसमें भी आ गया ना, और क्रियाकलाप एक्स्ट्रा आ गया, ए से भी ज़्यादा दमदार हो गया ना बी नंबर? आप बताइए मुझे, क्रियाकलाप यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग भी दिया जा रहा है, तो ये ना हो जाएगा दमदार ए से ज़्यादा? ए यहाँ गलत, अब बी नंबर अभी आ गया जबरदस्त उत्तर में। सी देखते हैं, श्रवण सामग्री यानी ऑडियो मटेरियल के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। कैसा? ऑडियो वाला। जब कहा जा रहा है कि कौन सी युक्ति भाषा सीखने में जिन बच्चों को कठिनाई हो रही है, विद्यार्थी को पर्यावरण अध्ययन, अब भाषा सीखने में कठिनाई है तो बड़े बड़े चित्रों वाला, ठोस वस्तु वाला, एक्टिविटी क्रियाकलाप वाला वस्तु दीजिए ना, ऑडियो से ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा। डी नंबर, विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रबंध किया जाए। सब बच्चा बैठ जाएगा प्रथम पंक्ति में, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? पीछे कौन बैठेगा? बीच में कौन बैठेगा? बच्चे यदि दृष्टि बाधित होते आंशिक रूप से, तब आगे बैठने वाला उत्तर का चुनाव किया जाता है ना? बच्चे यदि दृष्टि बाधित होते तब ये तीसरा विकल्प चुनते हैं, हम श्रवण सामग्री का उपयोग करते हैं। चलिए, यहाँ बी नंबर दमदार बेस्ट पॉजिटिव उत्तर के रूप में, क्योंकि भाषा सीखने में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी को पूछ रहा है, तो पर्यावरण अध्ययन, अध्यापक के द्वारा अवधारणा की व्याख्या, बड़े बड़े चित्रों के माध्यम से चित्र दिखाइएगा और उसके ऊपर बातचीत। यहाँ पर टेलीविज़न रहता तो भी उत्तर ले लेते, क्योंकि उसमें चित्र भी न है। अब ऑडियो, सी नंबर, केवल ऑडियो से काम चला लीजिएगा, देखने के लिए भी तो दीजिए वस्तु। और बी नंबर में दोनों चीज़ है, टीचर ऑडियो का काम कर रहे हैं, ऑडियो, और चित्र तो देखने का काम है। हो गया ना हमारा उत्तर बी नंबर? हाँ जी। 90 नंबर प्रश्न है, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो कुमारी बछेंद्री पाल पहला विकल्प, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। कुमारी बछेंद्री पाल 5वीं विश्व की महिला हैं जो पर्वत पे चढ़ गई, तो लिंग के प्रति चुनौती है कि नहीं है? 1 नंबर विकल्प सही है ना? तो 1 नंबर विकल्प हमारा सही है। यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता यानी कि जेंडर, कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़के ही कर सकते हैं, उसको चुनौती देती है। बिल्कुल एक सही है 1 नंबर विकल्प। नेक्स्ट बी, कि
यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने या पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करती है। एकदम सही बात है। क्या क्या चुनौती आई, सांस माथे में दर्द सा होने लग जाता है, चैप्टर में दिया गया है। सी, यह अध्याय सामूहिक कार्य, टीम वर्क को दिखाता है। एकदम सही बात है, टीम वर्क को दिखाता है। डी, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, अर्थात रोल मॉडल के रूप में, रोल मॉडल आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। एकदम सही। उनको आदर्श मान करके बहुत सारे लोग पर्वतारोहण करते हैं ना, मॉडल, उनसे सीखने को मिलता है। हमारे लिए भी वो मॉडल है, नमूना, आदर्श, प्रतिमान। तो ए बी डी यानी 1 नंबर। मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ दोस्त, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो जो दुनिया बोलत रही ना, हम हो बोलत बानी हो।